एकेडेमिया लीगल लर्निंग में खुशामदीद। और आज हमारा स्टेट के पिलर्स में तीसरा और अहम जो सतून है, पिलर है जुडिशरी, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हों तो हमने यहाँ लेजिस्लेचर को हमने तफसील से 2 या 3 वीडियोस में हमने कवर किया। ये जुडिशरी जो है, इसको भी जब हम बेसिकली देखते हैं तो ये भी हम 2-3 लेक्चर्स में इसको कवर करेंगे, तो आपने तवज्जो करनी है। और जो लिंक कनेक्ट हम करेंगे वीडियोस को, उसको अपने जहन में बिठाना है। अच्छा, जुडिशरी जो है ये तीसरा ऑर्गन है और आर्टिकल 175 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये जुडिकेचर को, यानी सुपीरियर जुडिशरी ऑफ द स्टेट को ये एड्रेस करता है, इस्टेब्लिश करता है। और आर्टिकल 175 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट्स की बात की गई है, जुरिस्डिक्शन की बात की गई है, और बताया गया है एक तो इस्टेब्लिशमेंट है एंड जुरिस्डिक्शंस ऑफ कोर्ट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, सुपीरियर कोर्ट्स हैं, उनकी इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है। और यहाँ 175 में इन इस्टेब्लिशमेंट को जब हम देखते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट में हमारे सामने नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, दूसरा हाई कोर्ट्स, नंबर 3 इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसमें ये इंक्लूडेड है हाई कोर्ट्स में इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो कैपिटल टेरिटरी है, जो पार्ट ऑफ पाकिस्तान, आईन ने उसको पार्ट ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर किया, फेडरल टेरिटरी को, उसके लिए अलग से। एंड एज मैनी अदर हाई कोर्ट्स, एज मैनी अदर कोर्ट्स। तो ये जो बताया गया एज में भी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की जो बात की गई है, एज मैनी अदर कोर्ट्स एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो इसमें जो बात की गई है, हम बुनियादी तौर पर जब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाते हैं, हम जुरिस्डिक्शन से भी पहले जब देखते हैं तो जो भी कानून किसी चीज़ को एस्टेब्लिश करता है तो हम उसी को हम एग्जामिन करते हैं। तो यहाँ जो एस्टेब्लिश करने वाला डॉक्यूमेंट है वो इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन है। और आर्टिकल 175 में वो एस्टेब्लिश करता है सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट्स को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, एंड as many other courts established or any other court established under any other law। तो हम बाय लॉ की जब बात करते हैं तो हमारे सामने दीगर भी अदालतें आती हैं, लेकिन आज जो हमारा जो नुक्ता नज़र है, जो हमारा मद्देनज़र चीज़ है, वो हमने सुप्रीम कोर्ट और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और दीगर जो हमारे सामने कोर्ट आता है जिसमें फेडरल शरीयत कोर्ट है, जो इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने इस्टेब्लिश किया, उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो अदालतें हैं, इनके जो जजेस हैं, उनके अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार क्या है। इस्टेब्लिश तो 175 के अंडर हो गई, अब इनमें जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हैं वो किस तरह अपॉइंट होंगी और उनका तरीक़ाकार क्या होगा, दैट इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 175A। 175A में, आर्टिकल 175A में जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हैं इन अदालतों के, जो हमने अभी लिखे 175 के अंडर, जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड फेडरल शरीयत कोर्ट है, उनके अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार हम समझेंगे। और कोशिश करेंगे कि सिर्फ इस हद तक हम इस वीडियो को महदूद रखें ताकि ये पहले ये हमारे जहन में बैठ जाए, उसके बाद फिर हम इनकी जुरिस्डिक्शन की तरफ आएंगे और अलग अलग से फिर इन 3 अदालतों को, मींस सुप्रीम कोर्ट को, इसकी जुरिस्डिक्शन को, हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन को और फेडरल शरीयत कोर्ट को फिर हम डिस्कस करेंगे along with the background history if that requires under the circumstances। तो हम कहते हैं कि इनकी जब भी अपॉइंटमेंट होगी तो इसके लिए
जुडिशियल कमीशन अपॉइंट किया जाएगा, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये अपॉइंट किया जाएगा इन जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए। अब ये जो अपॉइंट होंगे सुप्रीम कोर्ट के, फेडरल शरीयत कोर्ट के या हाई कोर्ट के, तो इनकी कंपोजिशन क्या होगी? ये जो कमीशन है इसकी कंपोजिशन क्या होगी? इसकी कंपोजिशन ये है, नंबर 1 द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा चीफ जस्टिस होंगे वो इसका हिस्सा होंगे। जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो इसका हिस्सा होंगे। ये दूसरी कंपोजिशन हो गई। अच्छा, इसकी तरह जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस और फॉर्मर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि चीफ जस्टिस नॉमिनेट करेगा, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये उसका मेंबर होगा। उस कमीशन की कंपोजिशन में ये शामिल होगा। फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ, एंड जस्टिस, ये इसके मेंबरान में होगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान होगा। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान इसके मेंबरान में से होगा। सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसको नॉमिनेट करेगी पाकिस्तान बार काउंसिल, नॉमिनेटेड बाय पाकिस्तान बार काउंसिल, ये उसको नॉमिनेट करेगी। और इस तरह ये जो मेंबरान होंगे ये जायजा लेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड फेडरल शरीयत कोर्ट। अब ये जो कमीशन है ये जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होगी तो जाहिर बात है फिर तो यही लोग बैठे होंगे, लेकिन जहां पर हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट होगी, हाई कोर्ट की, तो वहां पर इन एडिशन टू दीज मेंबर्स, ये जो मेंबरान हैं इनके साथ साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट हैं, चीफ जस्टिस ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट, जिसके लिए अपॉइंट करने हैं जजेस, वो इसका हिस्सा होंगे। ये मेंबरान ऑलरेडी होंगे, इनके साथ चीफ जस्टिस होगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट हाई कोर्ट, ये उनके साथ, ये एडिशनल की मैं बात कर रहा हूं। ये जो मेंबरान है ये एडिशनल होंगे, चूंकि उस हाई कोर्ट के लिए ये अपॉइंटमेंट हो रही है, तो उस लिहाज से उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उनका सीनियर मोस्ट जो जज है। और इसी तरह जो प्रोविंशियल मिनिस्टर है, प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर, वो होगा एडवोकेट जनरल ऑफ प्रोविंस होंगे, और एक सीनियर एडवोकेट होंगे जो नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल बार काउंसिल होंगे। अब ये कंपोजिशन होगी। अगर तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए है तो ये लोग, ये मेंबरान ये जायजा लेंगे, ये तय करेंगे। लेकिन अगर हाई कोर्ट के लिए है तो फिर ये लोग भी साथ एडिशनल शामिल होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट, यानी जिस हाई कोर्ट में ये अपॉइंटमेंट होनी है, सीनियर मोस्ट जज उसका, प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर होगा, एडवोकेट जनरल होगा,
सीनियर एडवोकेट नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल बार काउंसिल होगा। अच्छा, इसी तरह जब फेडरल शरीयत कोर्ट के लिए ये हो तो फेडरल शरीयत कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो होगा, और उसके साथ जो सीनियर मोस्ट जज उसके फेडरल शरीयत कोर्ट की अदालत का होगा वो भी साथ बैठा होगा। अच्छा, अब इनके फैसले कैसे होंगे? चाहे जुडिशियल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट कर रही है, चाहे वो हाई कोर्ट्स के लिए कर रही है, चाहे वो फेडरल शरीयत कोर्ट के लिए कर रही है, ये कैसे करेंगे? ये हमेशा फैसले करेंगे बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स। ये जब भी फैसला करेंगे मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के जरिए वोटिंग होगी, और जिसके हक में वोट जाएगा वो यहां से नॉमिनेट हो जाएगा, यहां से नॉमिनेट हो जाएगा। और ये जो नॉमिनेशन है, ये जो जुडिशियल कमीशन बना हुआ है, ये पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भिजवाया जाएगा। नॉमिनेशन जो है मेजॉरिटी वोट से, ये नॉमिनेशन जो उन्होंने अप्रूव की है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के लिए, चाहे वो फेडरल शरीयत कोर्ट के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट के लिए, ये नॉमिनेटेड जो बंदे हैं, इनके नाम पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भिजवाए जाएंगे फॉर अप्रूवल। पार्लियामेंट्री कमेटी। अब ये पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है? पार्लियामेंट्री कमेटी 4 और 4 8 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। टोटल 8 मेंबर्स होंगे, जिनमें 4 मेंबरान गवर्नमेंट के, 4 मेंबरान ऑपोजिशन के, इनमें से 2 मेंबरान सेनेट से, 2 मेंबरान नेशनल असेंबली से। सिमिलरली 2 मेंबर्स सेनेट से, 2 मेंबर नेशनल असेंबली से। ये कमेटी होगी, पार्लियामानी कमेटी ये तश्कील होगी, पार्लियामेंट में ये बनेगी, और इनके साथ जो सेक्रेटरी ऑफ सेनेट होगा वो भी इनके साथ शामिल होगा इस पार्लियामानी कमेटी में। मैं रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल 175 जुडिकेचर के साथ डील करती है, और ये एस्टेब्लिशमेंट एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स बताती है कि सुप्रीम कोर्ट होगी, हाई कोर्ट्स होंगे और दीगर कोर्ट्स होंगी जो एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ होंगी। अब जब हम इन कोर्ट्स की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फेडरल शरीयत कोर्ट की हम बात करें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं जिनको आईन ने एस्टैब्लिश किया, इनकी जब हम बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट की, तो जाहिर बात है उस इन अदालतों में जो जजेस एलिवेट होकर जाते हैं, अपॉइंट होकर जाते हैं, उनकी हमने बात करनी है। उनके बारे में आर्टिकल 175 ये कहता है कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनेगा, जिसमें चीफ जस्टिस साहब होंगे, जिसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, जिसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस होंगे, जिसमें अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान होंगे, जिसमें मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस होंगे, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा होगा। इनके ऊपर ये मुश्तमिल होगी। और फिर जो रिस्पेक्टिव, अगर ये हाई कोर्ट के लिए जज को अपॉइंट कर रहे हैं, तो उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, उस हाई कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज, उस प्रोविंस के एडवोकेट जनरल, उस प्रोविंस के लॉ मिनिस्टर, और उस प्रोविंस के प्रोविंशियल बार काउंसिल के एक सीनियर मेंबर, वो इनके मेंबरान होंगे। वो मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग के जरिए वो इन नामों को नॉमिनेट करेंगे, खुद अपनी तरफ से वो वोटिंग के जरिए, मेजॉरिटी वोटिंग के जरिए वो बंदों को नॉमिनेट करेंगे, जजेस को नॉमिनेट करेंगे, और नॉमिनेशन के बाद वो पार्लियामानी कमेटी के पास भेजेंगे। और ये पार्लियामानी कमेटी जो है, ये इस लेजिस्लेचर के, बाइकैमरल लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस पर के मेंबरान पर मुश्तमिल होगी, जिसमें टोटल 8 मेंबरान होंगे। 4 मेंबरान गवर्नमेंट की तरफ से, 4 मेंबरान ऑपोजिशन की तरफ से, 4 में से 2 मेंबरान सेनेट से होंगे, 2 मेंबरान नेशनल असेंबली में से। अच्छा, इनको, इन चारों मेंबरान को जो नॉमिनेट करेंगे या अपॉइंट करेंगे, इनको लीडर ऑफ द हाउस यानी प्राइम मिनिस्टर करेंगे, लीडर ऑफ द हाउस करेंगे, इनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अपॉइंट करेंगे। ये नामों का जायजा लेंगे। जो जुडिशियल कमीशन से नाम नॉमिनेटेड होकर आए हैं, वोट के जरिए वो होकर आए हैं, उनका ये जायजा लेंगे,
और उसके मुताबिक ये जो कमेटी है इनके पास जब आएंगे तो विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर अंदर ये जो पार्लिमानी कमेटी है ये बाउंड है ईदर अप्रूव द नेम्स और रिजेक्ट द नेम्स। 14 दिन के अंदर अंदर ये जो पार्लिमानी कमेटी है, जो 8 पर मुश्तमिल है, 4 गवर्नमेंट बेंचेस के, 4 ऑपोजिशन बेंचेस के हैं, उनमें से 2 सेनेट से हैं, 2 नेशनल असेंबली से हैं। सिमिलरली उनको लीडर ऑफ द हाउस ने अपॉइंट किया है और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने अपॉइंट किया है कंसेंट के साथ। ये लोग जब कमेटी बनेगी और इनके पास ये नॉमिनेशन आएगी तो 14 डेज के अंदर अंदर इस पार्लिमानी कमेटी ने ये जो नाम है या तो अप्रूव करने हैं या इनको रिजेक्ट करना है। अगर 14 डेज के अंदर अंदर लैप्स ऑफ 14 डेज पे ये जो नॉमिनेशन है ये कंफर्म हो जाएगी। अगर तो इन्होंने इनको न रिजेक्ट किया और ना ही अफर्म किया, अप्रूव किया, तो आफ्टर द लैप्स ऑफ 14 डेज ये जो नॉमिनेशन जो जुडिशियल कमीशन से आई है ये पार्लिमानी कमेटी के काम उसकी अप्रूव या रिजेक्ट ना करने की वजह से, साइलेंट रहने की वजह से आफ्टर द लैप्स ऑफ 14 डेज ये कंफर्म हो जाएगी। और यहां से ये जो नाम है, नॉमिनेशंस हैं, विल बी सेंट टू प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल। तो ये प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। अगर तो पार्लिमानी कमेटी कोई नाम रिजेक्ट करती है तो वो भिजवाएगी जुडिशियल कमीशन को। जुडिशियल कमीशन फिर दोबारा एक नाम नॉमिनेट करके कमेटी के पास भिजवा सकता है। अच्छा, इसी तरह जब जहां हम रेगुलर जजेस की बात करते हैं तो वहां पर एडहॉक जजेस भी अपॉइंट हो सकते हैं और उन एडहॉक जजेस के लिए जब भी जरूरत पड़ती है कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस अपॉइंट करने हैं तो वहां पर 175A के जो प्रोविजंस हैं उनके तरीक़ेकार के मुताबिक फिर एडहॉक जजेस भी अपॉइंट किए जा सकते हैं जहां पर जरूरत पड़ती है। और जहां कोरम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस रिक्वायर करती हो कि टेम्परेरी जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है तो वहां पर प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ, तो इन एडहॉक जजेस के जरिए अगर टेम्परेरी जजेस के कोरम को पूरा करना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फिर ये जो हमने तरीक़ेकार यहां देखा पार्लिमानी कमेटी और जुडिशियल कमीशन, तो फिर ये चीजें ये वहां पर फिर नहीं होंगी। एडहॉक जजेस जहां पर होंगे जो अदरवाइज क्वालिफाइड होंगे, एडहॉक जजेस के लिए बाकायदा तौर पर आर्टिकल 182 प्रोविजंस देता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जहां पर कोरम को पूरा करने के लिए चीफ जस्टिस ये जरूरी समझे कि जो नंबर ऑफ जजेस हैं वो टेम्परेरीली वहां अपॉइंट करने हैं। तो आर्टिकल 182 बताता है कि द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मे इन राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, उसको इन राइटिंग प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन राइटिंग इन्फॉर्म कर लेगा कि इस अदालत का जो जज है जो रिटायर हो चुका है, 3 साल उसको अभी नहीं हुए, 3 साल के अंदर अंदर वो रिटायर हो चुका है, तो उसको जो 3 साल अभी पूरे नहीं हुए उसके रिटायरमेंट को, उसको या फिर किसी भी सूबे के हाई कोर्ट के किसी भी जज को टेम्परेरीली जो क्वालिफाइड है टू बी एलिवेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट, उनको अपॉइंटमेंट के लिए वो लेटर लिखेंगे। और ये प्लीज जहन में बिठा लें कि जो एडहॉक जजेस होगा, एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट होगी, उसमें जुडिशियल कमीशन या पार्लिमानी कमेटी का कोई रोल नहीं है, बल्कि ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद है। वो अपनी तरफ से एक लेटर चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखेंगे और उनके जरिए ये अपॉइंटमेंट होगी। सिमिलरली जहां पर हम आर्टिकल 180 की बात करते हैं
आर्टिकल 180 कहता है कि जहां 180 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जहां पर एक्टिंग चीफ जस्टिस लगाना हो, द चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो या मुल्क से बाहर हैं या वो अनेबल हैं किसी रीजन की वजह से, तो फिर जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, तो जब चीफ जस्टिस साहब अवेलेबल ना हो, वो किसी वजह से वो परफॉर्म ना कर सकते हो, तो उस टाइम पर फिर जो प्रेसिडेंट है आर्टिकल 180 वहां फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस की प्रोविजंस देता है कि फिर प्रेसिडेंट साहब जो हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, एक्टिंग चीफ जस्टिस को अमंग दी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट डेफिनेटली होंगे, उनको एज एक्टिंग चीफ जस्टिस वो अपॉइंट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आर्टिकल 181 कहता है कि जहां पर कोई जज सुप्रीम कोर्ट का वो अनेबल हो, एक मौजूदा जज की वैकेंसी या खाली हो या फिर वो अनेबल टू परफॉर्म हो, वो एब्सेंट हो, तो उस सूरत हाल में फिर जो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री हैं उनके पास अंडर आर्टिकल 181 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इख्तियार है कि वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को जो क्वालिफाइड हो टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसको एक्टिंग जज के तौर पर, एक्टिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो अपॉइंट कर सकता है। अच्छा, ये तो जनरली बातें हो गई सुप्रीम कोर्ट की हद तक। अब हम आते हैं थोड़ा सा हाई कोर्ट की हद तक। तो हमने ये समझ लिया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगी। ये उसकी थोड़ी सी डिफरेंट एस्पेक्ट था कि जब चीफ जस्टिस साहब को एडहॉक जजेस की जरूरत होगी तो वहाँ आर्टिकल 182 के जरिए वो एक लेटर के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट साहब को वो रिक्वेस्ट करेंगे और वो अपॉइंटमेंट कर देंगे किसी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, जिसको 3 साल से ज्यादा अरसा ना गुजरा हो रिटायरमेंट में, या किसी भी दीगर ऐसे जज को जो एलिजिबल हो टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सिमिलरली एक्टिंग चीफ जस्टिस के भी हमने प्रोविजंस आर्टिकल 180 में देखनी कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की वैकेंसी खाली हो या वो अवेलेबल ना हो, तो इस सूरत हाल में जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो भी प्रेसिडेंट साहब विदाउट द असिस्टेंस इंटरवेंशन ऑफ द जुडिशियल कमीशन और द पार्लिमानी कमेटी वो अपॉइंट कर सकते हैं। इसी तरह एक्टिंग जज की हमने बात की। अब हम थोड़ा सा आते हैं फेडरल जुडिशियल जो फेडरल शरीयत कोर्ट है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि उनके जो जजेस हैं जिनको आर्टिकल 175 ए के नीचे जो अपॉइंटमेंट उनकी होती है फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस की, फेडरल शरीयत कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी क्या सूरत हाल होगी। आर्टिकल 203 फेडरल शरीयत कोर्ट को डील करता है और ये वाजे करता है कि जब भी फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट होगी तो आर्टिकल 203 ये कहता है कि 8 जजेस होंगे, इनमें एक चीफ जस्टिस होगा जो या तो साबिका जज हाई कोर्ट का रह चुका हो या मौजूदा जज हो, या एक ऐसा शख्स कि जो हाई कोर्ट का जज बनने के अहल है, जो क्राइटेरिया वहां बताया गया जुडिशियल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी का, उसके मुताबिक वो अपॉइंट हो सकता हो। एक चीफ जस्टिस होगा, 4 जजेस होंगे और इनके साथ 3 उलमा होंगे जिनकी रिसर्च की फील्ड में 15 साल, इस्लामिक रिसर्च की फील्ड में 15 साल इनकी जो रिसर्च की पीरियड होगा वो कम से कम 15 साल उन्होंने इस्लामिक लॉ में रिसर्च की होगी। तो जो 8 जजेस हैं इनकी कंपोजिशन ये होगी कि एक चीफ जस्टिस होंगे, 3 उसके साथ उलमा होंगे और 4 उनके साथ जजेस होंगे और जो क्वालिफाइड हैं टू बी अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ द हाई कोर्ट या वो हाई कोर्ट के जजेस हैं। अच्छा, इसमें फर्दर बताया गया कि जब भी फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होगी तो वो विद द कंसेंट ऑफ द जज होगी। अगर कंसेंट ऑफ जज होगी, अगर वो हाई कोर्ट से उसको उठाकर एलिवेट करके या उसको ट्रांसफर करके फेडरल शरीयत कोर्ट में लाया जाएगा तो उसका कंसेंट लिया जाएगा।
टू सम अप द फर्स्ट वीडियो रिगार्डिंग द जुडिकेचर, हमारा एक एस्पेक्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में है, उसको सम अप करते हुए हम ये कह सकते हैं कि आईन ने जहां कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात की है, वहां उनके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस के बारे में हमें अपॉइंटमेंट का तरीकाकार बताया, हमें 2-3 एस्पेक्ट्स बता दिए। हमें बताया कि जहां अपॉइंटमेंट्स होंगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के लिए हैं, चाहे वो फेडरल शरीयत कोर्ट के लिए हैं, चाहे वो हाई कोर्ट्स के लिए, तो जनरल क्राइटेरिया बताया कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनेगा चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में, और उसकी जो सरबराही में जो मेंबरान होंगे जिनकी ब्रेकअप हमने यहां डिस्कस कर ली, वो जब नॉमिनेट करेंगे तो वो नॉमिनेशन जाएगी पार्लिमानी कमेटी के पास। पार्लिमानी कमेटी उनको 14 डेज के अंदर या तो अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करेगी। अगर उन्होंने अप्रूव नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली अप्रूव समझा जाएगा और प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। अगर उन्होंने रिजेक्ट किया, जुडिशियल कमीशन को नाम भिजवाए जाएंगे, वो फिर दोबारा नॉमिनेशन करेंगे और नॉमिनेशन के बाद वो प्रेसिडेंट के पास वो अप्रूवल के लिए जाएगा और वो जजेस बन जाएंगे। फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में साइड बाय साइड विद द रेगुलर अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जजेस, आर्टिकल 182 के मुताबिक एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट भी हो सकती है, जहां टेम्परेरीली नंबर ऑफ जजेस को कोरम को पूरा करने के लिए हो। तो वहां फिर हमने ये देखा, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सेटल्ड प्रोसेस और प्रोसीजर बताया कि वहां फिर न जुडिशियल कमीशन का काम है, न पार्लिमानी कमेटी का काम है। वहां फिर चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो सिंपली एक लेटर के जरिए प्रेसिडेंट साहब को वो लेटर लिखेंगे, वहां से वो एडहॉक जजेस को अपॉइंट करवा सकते हैं। सिमिलरली हमने फिर 2 फर्दर प्रोविजंस पढ़ी आर्टिकल 181 में कि जहां एक्टिंग चीफ जस्टिस लगाना हो, चीफ जस्टिस साहब ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो अवेलेबल ना हो, वहां फिर प्रेसिडेंट जो है वो उस या फिर चीफ जस्टिस साहब की वैकेंसी वैकेंट हो, वो खाली हो, वो सीट खाली हो चीफ जस्टिस की, तो दोनों सूरत हाल में फिर वो एक्टिंग सीनियर मोस्ट जज को वो फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकते हैं। सिमिलरली हमने आर्टिकल 181 में देखा कि अगर कोई जज अनेबल है टू परफॉर्म द फंक्शंस एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या वो जो उसकी वैकेंसी है जज की वो खाली है, तो फिर इस सूरत हाल में वो एक्टिंग जज को भी अपॉइंट कर सकता है फ्रॉम एनी ऑफ द हाई कोर्ट्स। किसी भी जज को जो एलिजिबल है टू बी एलिवेटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसको अपॉइंट कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने ये पढ़ा कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट है, जो 203 आर्टिकल उसको डील करती है, वो बताती है कि 8 जजेस होंगे, उनमें एक चीफ जस्टिस होगा, 4 अदर जजेस होंगे, 3 उलमा होंगे। अब यहां ये चीज मद्देनजर रखें कि जहां हम क्वालिफाइड जजेस की बात करते हैं जो बाकायदा लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं, उनके साइड बाय साइड फिर इन 3 उलमा को आर्टिकल 203 ने इंटाइटल कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि वो भी इसके जजेस बन सकते हैं। 2 कि वो लीगल डिग्री वाले डिग्री होल्डर्स नहीं है, लेकिन उनके पास 15 इयर्स का इस्लामिक लॉ में रिसर्च का एक एक्सपीरियंस है, तो उनको यहां अपॉइंट किया गया है। और एक बात, प्रीएम्पशन लॉ के जो प्रीएम्पशन एक्ट है, शुफे का जो कानून है, उसमें भी उलमा को कि जिनके पास डिग्री हो, सनद हो, वो फेडरल शरीयत कोर्ट में प्लीड कर सकते हैं। और सिमिलरली जो 3 उलमा हैं वो एज अ जज ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट वो अपॉइंट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।